हेलो दोस्तों, रेड क्लासेस में सभी का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं राज्यों से संबंधित तथ्यों पर। हमारा जो राज्य की संविधान है, मतलब संविधान पर बात करने वाले हैं जो राज्यों से संबंधित है। ठीक, जो संघ से था वो हमने क्लियर कर लिया है, ऑलमोस्ट एटलीस्ट एंड हो चुका है। केवल राज्य रह गया है। राज्यों के बाद हम प्रारंभ करेंगे राज्य और केंद्र के मध्य जो होता है उस पर। उसके बाद संविधान के संशोधन जो हैं हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं राज्यों से संबंधित। राज्यों के बारे में आपको बता दें कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कैसे होती है। जिसे हम संसद देखते हैं, संसद की शुरुआत राष्ट्रपति, मतलब संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक राष्ट्रपति होता है, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा होती है। उसी तरीके से यहाँ पर विधानमंडल होता है। विधानमंडल भी 3 लोगों से मिलकर बनता है। विधान मंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है। अब बात आती है कि वो 3 लोग कौन कौन हैं। तो याद रहे उन 3 लोगों के बारे में, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, संसद के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर है विधानमंडल। जब विधानमंडल देखते हैं तो 3 लोग याद आते हैं। पहला, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे राज्यपाल। दूसरा, जो कानून निर्मित करता है, विधानसभा। तीसरा होता है जो इसका सहायक होता है, विधान परिषद। याद रहे हमने आप लोगों को बताया था कि जो विधानमंडल है 3 लोगों से मिलकर बनता है। अब जैसे मैंने कहा ये 3 लोगों से मिला। अब आर्टिकल क्या कहता है, देखो आर्टिकल 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में संसद विधानमंडल का निर्माण करेगी, या प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनेगा। परंतु आर्टिकल 169 के तहत यदि संसद उचित समझे तो किसी राज्य में, जिस राज्य में उचित समझे उस राज्य में संसद विधान परिषद का निर्माण कर सकती है या उसका विघटन कर सकती है। समझ में आया? 169 क्या कहता है कि किसी भी राज्य में यदि संसद उचित समझे तो विधान परिषद का निर्माण या उसका मतलब खात्मा कर सकती है, अवसादन कर सकती है। अब ध्यान रहे कि यहां पर केवल इस बारे में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वो विधान परिषद बनाए या उसको खत्म कर दे, ठीक है, या अवसादित कर दे। अब बात करते हैं कि जो राज्यपाल है इसका वर्णन आर्टिकल 153 के तहत किया गया है। अर्थात 153 के तहत गवर्नर जो होते हैं राज्यों के, उनके बारे में वर्णन किया गया है। वहीं पर विधानसभा 170 के बारे में बताया गया है, या 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि विधानसभा कैसी सभा होगी, निचली सभा होगी। जैसे लोकसभा निचली सभा होती है, उसी तरह से विधानसभा के बारे में बताया गया, विधानसभा कैसी सभा होगी, निचली सभा होगी। बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद के बारे में भी 171 के तहत बताया गया है कि विधान परिषद उच्च सभा होगी या उच्च सदन होगी। कैसे? जिसका हम विघटन कर देते हैं वो निम्न सदन कहलाती है, जिसका विघटन नहीं होता है वो उच्च सदन कहलाती है। अब बात करते हैं, सर आपने यहाँ पर 169 के तहत बताया था कि संसद विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, तो वहां पर केवल सृजन और अवसादन के बारे में बताया गया है। अधिकार दिया गया संसद को कि संसद विधान परिषद का निर्माण कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है 169 के तहत, अर्थात 169 के तहत। लेकिन यहाँ पर जो 170 और 171 कहा गया है ये उनकी संरचना के बारे में बताता है। क्लियर हुआ? आइए अब बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल, फिर विधानसभा और फिर विधान परिषद, ठीक है। और इसके बाद हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल आर्टिकल 153 के तहत किया गया। एक संरचना के माध्यम से देखो इसे समझते हैं। एक गोला बना लो छोटा सा। अब इस गोले के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे राज्यपाल का कर्तव्य, उनके कार्यकाल, उनके बारे में सारे जितना इंफॉर्मेशन है पूरा आपको प्रदान करेंगे। ये डायग्राम है राज्यपाल से संबंधित। क्लियर हो?
अब डायग्राम, अब एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या कहां पर है। तो याद रहे हम कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि जो कार्यपालिका है, हमने बताया था कार्यपालिका 3 लोगों से मिलकर बनती है, ठीक, कि राष्ट्रपति होता है, संसद होता है और न्यायपालिका होती है। समझ लो उसी प्रकार से यहाँ पर कार्यपालिका होती है, राज्यपाल होता है, विधानमंडल होता है जिसे हम इन दोनों को मिला के बोल सकते हैं, ठीक, और हाई कोर्ट वगैरह जो कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में, न्यायालय होते हैं वो। तो उनकी जो शक्ति होती है वो किसके तहत होती है या किसके द्वारा संचालन की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन किया जाता है। इसका वर्णन आर्टिकल 154 में किया गया है, ठीक। अब बात करते हैं नियुक्ति। इसकी नियुक्ति सबसे पहले देखते हैं जो जरूरी जहां से है इसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं नियुक्ति। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मतलब पीएम या फिर कह सकते हैं कि केंद्र सिफारिश करता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है तो मंत्रिमंडल करेगा कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए। इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता है कि ये दिया जाए ये दिया जाए, पूछा जाता है लेकिन उसकी चले या ना चले ये निर्धारित राष्ट्रपति पर होती है। क्लियर कि नियुक्ति हो गई। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु किसके इशारे पर करता है? तो प्रधानमंत्री या फिर केंद्र या जिसे संघ बोलते हैं, संघ सरकार या केंद्र सरकार के सिफारिश पर करती है। मतलब ये व्यक्ति नाम निर्देशित करता है कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए। यह आर्टिकल 155 में कहा गया है। वहीं पर बात करते हैं इसके कार्यकाल की। मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितने तक करेगा, किस वर्ष कितने उम्र तक करेगा ये निर्धारित नहीं होता है। अब इसके बाद होती है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त रहेगा, ठीक। अब इसके अतिरिक्त जैसे व्यक्ति अपना इस्तीफा देना चाहे, हमने आपको बताया था जैसे संघ में चलते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 2 होते हैं, ठीक। तो जो राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। अगर वो लोग नहीं है तो ऐसी स्थिति में सीधे किसे देते हैं? जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। परंतु यहां पर वो सिचुएशन नहीं है। राज्यपाल है जब इसकी नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करते हैं तो जिनकी नियुक्ति खुद राष्ट्रपति करते हैं ऐसे व्यक्ति अपना इस्तीफा या त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो 3 प्रकार से क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित होता है, उनकी कब तक करेंगे ये निर्धारित होता है कि पहला हो गया कि वो तो 5 वर्ष करेंगे, दूसरा है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक, या खुद से अगर वो देना चाहते हैं इस्तीफा तो ऐसे में वो राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है, ना कि मुख्यमंत्री को, ना ही विधानसभा या विधानमंडल के अध्यक्ष या सभापति को। क्लियर हुआ? आइए बात करते हैं उनकी योग्यता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं योग्यता, देखो हमने आपको बताई थी सीधी एक योग्यता के बारे में, वो है जब भी योग्यता आ जाए, पहली बात कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और एक बात याद रखना कि ऐसे व्यक्ति को यहां पर नियुक्त किया जाएगा जिसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यह है उनकी योग्यता, अर्थात भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, ठीक है। बस इसके अतिरिक्त कुछ और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर यह नहीं कहता है, यहां पर एक नोट पॉइंट है कि राज्यपाल जन्म से ही भारत का नागरिक हो, यह आवश्यक नहीं होता। नोट में है राज्यपाल जन्म से नागरिक हो, आवश्यक नहीं। समझ में आया? पहली बार नागरिक हो, केवल नागरिक हो, लेकिन जन्म से हो यह आवश्यक नहीं। दूसरा है कि 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। कब तक करेगा? राज्यपाल रहेगा हजारों साल तक रहेगा अगर जिंदा रह सके, खुदा खास्ता, ठीक है। आइए बात करते हैं उनकी दशाएं या उनकी जो शर्तें रखी गई हैं उनके बारे में।
सबसे पहले जो शर्त है वो ध्यान दो कि शर्तों में कहता है राज्यपाल किसी भी लाभ का पद धारण ना किया हो, लाभ का पद धारण ना किया हो। दूसरा, विधानमंडल या विधानसभा, मतलब विधानमंडल डाल दो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो। तीसरा है संसद का सदस्य ना हो, संसद का सदस्य ना हो। पहले क्या, जब पी चिदम्बरम जी जब राज्यपाल बने थे उसमें एक विवाद आया था कि जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है ऐसे व्यक्ति राज्यपाल या राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पी चिदम्बरम थे कौन, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ये रिटायर हुए जब वहां से तो सीधे राज्यपाल बने, तो इस पर लंबा चौड़ा विवाद हुआ था। तो कहा गया था तो ये तो लाभ के पद पर थे, ये कैसे आ गए? तो उसी का संशोधन किया गया था। बोला गया था कि लाभ के पद पर रहते हुए राजनैतिक पद नहीं ले सकते, परंतु यदि व्यक्ति लाभ का पद छोड़ दे उसके बाद राजनीति में प्रवेश करे तो ये मान्य होगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर आया था कि प्रथम नागरिक ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति को छोड़कर शेष कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, भले वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही क्यों ना हो। ये है इनकी प्रमुख शर्तें। अब फिर कह रहा है शपथ के बारे में कि इनको शपथ सबसे पहले, अब यहां पर देखो एक वो आता है जब शपथ की बात करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहां पर ये राज्य के लिए जो संवैधानिक कृत्यों का निर्वहन करने आया है, तो यहां कौन करवाएगा? जो राज्य का, उस राज्य का हाई कोर्ट होगा उसका चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश करवाएगा। हाई कोर्ट का, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी वहां का जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा इनके कर्तव्यों, संविधान और कानून की संरक्षण के लिए। समझ में आया? ये था हमारा शपथ राज्यपाल के। अब बात करते हैं उनकी आकस्मिक शक्तियां। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, परंतु जैसा राष्ट्रपति चाहे वैसी शक्ति प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा हो, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, मतलब राष्ट्रपति जैसा चाहे राज्यपाल को आर्टिकल 160 के तहत 160 के तहत राज्यपाल को शक्तियां प्रदान कर सकता है। समझ में आया कि आकस्मिक शक्ति का मतलब क्या हुआ? आकस्मिक शक्ति ऐसे समय पर उपयोग की जाती है जब संविधान या कानून संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है, राज्य का कानून, मान लो कानून हो या फिर आर्थिक स्थिति जब गड़बड़ हो जाती है, ऐसे समय पे राष्ट्रपति राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करता है, कहता है कि तुम अब संभालो वहां पर क्या क्या चीज। एक कानून गड़बड़ होता है, कानून, और दूसरा होता है जब वित्तीय या वित्त गड़बड़ हो जाता है, ऐसे समय पर क्या होता है, राज्यपाल को एक्शन लेने के लिए राष्ट्रपति शक्तियां प्रदान करता है। समझ में आया? अगला क्या है? क्षमादान की शक्तियां। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक की जो सजाएं होती हैं माफ करने का अधिकार होता है, परंतु यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर ये राज्य से संबंधित हो, ऐसे में वो छोड़ दी जाती हैं। जैसे क्षमादान, सीधे देखो, किसी की उम्र कैद है उसे कम कर सकता है, तो सीधे डाल सकते हैं कि राष्ट्रपति के समान, राष्ट्रपति के समान, परंतु मृत्यु दंड को नहीं बदल सकता, मृत्यु दंड को नहीं बदल सकता। दूसरा, जैसे सैन्य में जो व्यक्ति जाता है कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल होता है, यानी सैन्य का जो दंड दिया जाता है, सैन्य दंड,
इसे बदलने का अधिकार नहीं होता है। याद रखना, मृत्यु दंड नहीं बदल सकता है। दूसरा, सैन्य यानी सेना के द्वारा व्यक्ति को दिया, मतलब सेना के द्वारा सैनिक को दिया गया दंड, उसे बदलने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता। ये सारे जो अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास होते हैं, ना कि राज्यपाल के पास। तो जो इनकी क्षमादान शक्ति थी, समझ में आया। आर्टिकल 161 कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान समस्त क्षमादान की शक्तियां प्राप्त होंगी, सिवाय मृत्यु दंड को और जो सैन्य के द्वारा सैनिक को दी गई जो सजा होती है उसे। बाकी सभी, जैसे किसी की सजा ही माफ करनी हो कर दिया गया, सजा कम करनी हो कर दी गई, किसी को बरी करना हो कर दिया गया। बस इन चीजों पर अधिकार होता है राज्यपाल का, बाकी नहीं होता है। मृत्युदंड और सैन्य दंड पर अधिकार नहीं होता, इन्हें नहीं कर सकता है। आइए बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। आर्टिकल 166 कहता है कि राज्यपाल को धन विधेयक के संबंध में आर्टिकल 166 के द्वारा जब तक राज्यपाल सिफारिश नहीं करेगा, यानी सिफारिश, राज्यपाल की सिफारिश पर ही धन विधेयक को क्या किया जाता है, लाया जाता है। कहां लाया जाता है, तो विधानमंडल में लाया जाता है। अब विधानमंडल की बात करें तो याद है धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में लाया जाता है। जो राज्य से संबंधित धन विधेयक होता है केवल और केवल विधानमंडल में लाया जाता है। क्लियर। धन विधेयक 166 के अनुसार जब तक राज्यपाल सिफारिश नहीं करेगा तब तक धन विधेयक नहीं आएगा, और विधानमंडल जो है इसमें केवल लाया जाएगा, विधान परिषद में नहीं लाया जाता है। अब बात करते हैं कि धन विधेयक क्या राज्यपाल को अधिकार है कि पुनर्विचार के लिए भेजे। सेम प्रोसेस जैसे राष्ट्रपति को होता है कि धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अपने पास सुरक्षित रख लेता है। सेम उसी तरह से आर्टिकल 166 कहता है कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता है, ना ही अपने पास संरक्षित रख सकता है। अगर साधारण विधेयक हैं तो उन्हें क्या कर सकता है, अपने पास संरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति को अग्रसर कर सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। परंतु धन विधेयक होगा तो इसे पास करना ही करना होता है। इसके अतिरिक्त बात करें, हमने क्या बताया कि जो धन विधेयक होता है इसकी सिफारिश राष्ट्रपति करता है, उसके पश्चात ही विधानमंडल में या फिर विधानसभा में, ठीक, विधानसभा में लाया जाता है। विधान परिषद में धन विधेयक नहीं लाया जाता है। धन विधेयक को आर्टिकल 166 के तहत राज्यपाल ना अपने पास संरक्षित रख सकता है, ना ही राष्ट्रपति के पास इसे अग्रसर कर सकता है यानी भेज सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य में एक आकस्मिक निधि होता है, राज्य की आकस्मिक निधि। जब हम आकस्मिक निधि की बात करते हैं तो याद रहे जो राज्य की आकस्मिक निधि होता है इस पर जो राज्यपाल होता है उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। यह हमें आर्टिकल 166 कहता है, अर्थात 166 के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब यहीं पर हम जैसे बात कर लें इनके वेतन की, तो याद रहे जैसे भारत की संचित निधि होती है उसी तरह से राज्य की भी संचित निधि होती है, और उस संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। संचित निधि, राज्य की संचित निधि। कई बार प्रश्न पूछा गया राज्यपाल को वेतन कहां से दिया जाता है, तो याद रहे राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और जबकि राज्यपाल का आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि विधेयक पर अनुमति। जैसे कोई भी विधेयक राज्य में पास हुआ या विधानमंडल में पास हुआ और फिर विधानसभा में जाता है, विधानसभा से विधान परिषद, इनमें जब पास होता है इसके बाद राष्ट्रपति में, जैसे लोकसभा में होता था, ठीक, तो उसमें क्या होता था कि लोकसभा में पारित हुआ कोई भी विधेयक, फिर राज्यसभा में पारित होता था, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता था और राष्ट्रपति अगर उचित समझा तो साइन करता था, वरना इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर देता था। कब? जब वो धन विधेयक नहीं होता था तब, और वापस करता था। अगर फिर से वो वापस आया तो राष्ट्रपति 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बाध्य हो जाता था। उसी तरह से यहां पर भी है कि जब कोई भी विधेयक होता है, आर्टिकल 200 के तहत विधेयक
राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करता है, या तो उस विधेयक पर अनुमति दे देता है, या पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, या फिर इसे राष्ट्रपति के पास अग्रसर कर देता है, राष्ट्रपति के पास अग्रसर कर देता है, यानी उसके पास भेज देता है। यह समझ में आया कि विधेयक पर अनुमति क्या कह रहा है। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल को जब विधेयक सदनों में पारित हो जाता है, इसके बाद राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल उसका उपयोग कर मतलब या तो मंजूरी दे देता है, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है, या पुनर्विचार के बजाय उसे अपने पास संरक्षित रख लेता है और उसे राष्ट्रपति के पास अग्रसर कर देता है कि राष्ट्रपति जी इस पर विचार करके बताएंगे। यह हमारा आर्टिकल 200 कहता है विधेयक पर अनुमति, परंतु यह तभी होगा यदि वो धन विधेयक नहीं है इस दिशा में। समझ में आया। वहीं पर फिर कहता है आरक्षित विधेयक 201, यानी जिस विधेयक को राज्यपाल ने अपने पास आरक्षित कर लिया था। अब यहां पर समझो इन दोनों में, यहां पर क्या कर रहा है, आरक्षित रख रहा है अपने पास, ठीक, लेकिन जिस विधेयक को इन्होंने राज्यपाल ने अपने पास आरक्षित रख लिया था राष्ट्रपति के लिए, ठीक, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए फिर से राज्यपाल को वापस भेज सकता है कि इस पर पुनर्विचार करिए, और राज्यपाल क्या करता है, या तो पुनर्विचार के लिए फिर वापस भेजेगा, विधानमंडल गया, देखो राष्ट्रपति राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए भेजा, राज्यपाल ने विधानमंडल में भेज दिया पुनर्विचार के लिए, वहां से फिर अगर चाहे संशोधन करके वापस किया जाए, बिना संशोधन के विधानमंडल से फिर राज्यपाल के पास आता है, और ये क्या करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति अगर उस पर मंजूरी दे देता है तो ये पास हो जाता है, और वहीं यदि वो मंजूरी नहीं देता है, अपने पास रख लेता है, और अगर 6 माह पूर्ण हो जाते हैं, 6 माह पूर्ण हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो निरस्त मान लिया जाता है, कह दिया जाता है कि अब ये निरस्त हो गया है, अर्थात वो विधेयक निरस्त समझा जाता है यदि राष्ट्रपति ने उसे फिर से या अप्रूवल नहीं दिया या फिर वापस नहीं किया। ऐसे में उन्होंने अपने पास रख लिया, क्या कहा जाएगा कि जो विधेयक भेजा गया 201 के तहत वो क्या हो गया, निरस्त कर दिया गया या निरस्त हो गया है। ठीक, समझ में आ गया होगा यहां तक। अब आइए बात करते हैं अध्यादेश की शक्ति। हमने आपको वहां पर भी बताया था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब जब संसद सत्र में ना चल रहा हो, ऐसे में राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे कि अब अध्यादेश पास करना आवश्यक हो जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, एक अध्यादेश बनाता है, यानी कानून बनाता है जो 6 महीने के लिए लागू होती। वही चीज यहाँ पर है, राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि जब विधानमंडल सत्र में ना हो, विधानमंडल सत्र में ना हो, ऐसी दशा में यदि राज्यपाल उचित समझे कि कानून की आवश्यकता है तो राज्यपाल अध्यादेश यानी कानून बना सकता है। और जब संसद सत्र में आएगी, और इसकी अवधि भी बताई गई है कि इसकी अवधि भी 6 माह होगी। समझ में आया, इसकी अवधि भी 6 माह बताई गई, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था। ठीक, अब यदि संसद सत्र ये विधानमंडल सत्र में आ जाती है, ऐसी अवस्था में क्या होता है कि उस कानून को विधानमंडल चाहे तो फिर से आगे बढ़ा दे, या कानून बना के ही उसे पारित कर दे, परमानेंट कर दे, या फिर उसे निरस्त करके दूसरा कानून बनाए, या कुछ समय के लिए उसे आगे बढ़ा दे। ये विधानमंडल पर आधारित होता है। हमारा जो राज्यपाल था ये क्लियर हो गया है। एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है कि सरोजिनी नायडू ने, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, इन्होंने राज्यपाल के बारे में एक लाइन कहा था कि राज्यपाल सोने की चिड़िया में, सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया है। यानी अधिकार दे दिए गए, पद दे दिए गए, कह दिया गया कि राज्य का संवैधानिक पद है ये, ठीक, परंतु समस्त अधिकार विधानमंडल को सौंप दिए गए, या विधानसभा को सौंप दिए गए, या राज्य की मंत्रिपरिषद को सौंप दिए गए। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद, राज्यपाल एक राज्यपाल एक चिड़िया है जिसे सोने के पिंजड़े में बंद करके रखा गया है या बंद कर दिया गया है।
हमारा राज्यपाल क्लियर हो गया है। हाँ, आपको एक चीज हमने आपको बताया 168, इसका भाग याद रखना, ये भाग 6 में है। भाग 6 में जब हम बात करते हैं भाग 6 की, तो याद रहे ये 152 से शुरू होता है, 237 तक रहता है, भाग 6। तो राज्यपाल का वर्णन या विधानमंडल का वर्णन किसमें है? भाग 6 में किया गया है। हमारा राज्यपाल क्लियर हो गया है। कल बात करेंगे विधानमंडल के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।